नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। सरकारी नौकरियों में संविदा प्रक्रिया को लेकर यह पत्र लिखा गया है। अजय कुमार लल्लू की तरफ से 5 वर्ष की संविदा प्रक्रिया से भर्ती को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। अजय कुमार लल्लू की तरफ से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अजय कुमार लल्लू ने कहा। बता दें आपको कि यहां पर सरकारी नौकरियों को लेकर 5 साल की संविदा के साथ अब एक प्रस्ताव रखा जाना है और जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि सरकारी नौकरियों में संविदा प्रक्रिया को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और 5 वर्ष की संविदा प्रक्रिया से भर्ती को तत्काल निरस्त करने की मांग इस पत्र के द्वारा अजय कुमार लल्लू ने कही है। तो कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है। आपको बता दें कि अभी सरकारी भर्तियों को लेकर समूह ख और ग में बदलाव बड़ा यूपी सरकार ने किया है। तो आराम तलबी करने वाले लोगों के लिए ये यहाँ पर बड़ी खबर है कि जो समूह ख और ग की भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा बदलाव कि अब 5 साल तक संविदा में रहना पड़ेगा, यानी कि संविदा के अंतर्गत 5 साल तक काम करना पड़ेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, अजय कुमार लल्लू ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परीक्षाओं को लेकर, जो सरकारी कर्मचारी भर्ती होने वाली है, जो ये बदलाव किया गया है बड़ा समूह ख और ग में, इसको लेकर ये पत्र लिखा गया है। क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि जो समूह ख और ग में जो भर्तियां होनी है उन भर्तियों को लेकर यूपी सरकार विचार कर रही है कि जो अब भर्ती होंगी वो 5 साल की संविदा पर होंगी, जिसमें प्रत्येक 6 माह पर उनका रिवाइज किया जाएगा और 60% रिवाइज में अंक लाने अनिवार्य होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस अर्हता को पूरी नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में उसको परमानेंट नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि ये पूरी तरीके से जनविरोधी है और जो भारत का संविधान जो नियम कानून और साथ साथ जो अधिकार लोगों को देता है ये उसके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में रहेगी और पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी स्थिति में ये उत्तर प्रदेश में लागू ना हो, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि तत्काल ऐसे कानून को लागू करने से रोका जाए और इस तरीके का कोई भी कानून उत्तर प्रदेश में लागू ना किया जाए। तो निश्चित है, जहां इसको लेकर लगातार तो कई विपक्षी पार्टियां हमले कर रही थी सरकार पर, आज अजय कुमार लल्लू ने पत्र लिख दिया है। तो निश्चित है कहीं न कहीं चीजों को लेकर राजनीतिकरण भी हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन होने। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी मुद्दे को छोड़ा जाए। तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा है। देखना यह है कि पत्र लिखने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या जवाब अजय कुमार लल्लू को ठीक, तमाम जानकारी के लिए इसके बहुत धन्यवाद। तो सरकारी भर्तियों में जो ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है संविदा प्रक्रिया में, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और इसी वजह से अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अमेठी से ये बड़ी खबर है, जहां अमेठी का टॉप 10 और हिस्ट्री सीटर अपराधी हिट्टू उर्फ अब्दुल्ला गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है 25,000 का इनामी बदमाश अब्दुल्ला पर हत्या, लूट और बलात्कार समेत कई केस दर्ज है। शातिर अपराधी हिट्टू के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का जगदीशपुर सीएचसी में इलाज हो रहा है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के इटरोर सड़क मोड़ के पास मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। तो अमेठी के टॉप 10 और हिस्ट्री सीटर में शामिल अपराधी हिट्टू, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कई मामलों में वांछित चल रहा था और 25,000 रुपए का इनाम भी हिट्टू के ऊपर था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हंसराज सिंह जुड़ चुके हैं। हंसराज, कैसे ये गिरफ्तारी हुई, कैसे मुठभेड़ हुई, पुलिस को कैसे सूचना मिली, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जी बताइए हंसराज, कैसे ये मुठभेड़ हुई, पुलिस को सूचना कैसे मिली हिट्टू के, क्योंकि कई मामलों में वांछित में ये चल रहा था, तो मुठभेड़ कैसे हुई, सफलता कैसे प्राप्त हुई, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल जी, आपको बता दें कि ये बीती रात लगभग 12 बजे जगदीशपुर थाना क्षेत्र के इटरोर सड़क मोड़ के पास की घटना है, जहां पर पुलिस का चातक अपराधी हिट्टू अब्दुल्ला जिसका नाम है उससे मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें कि
पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके उसे पकड़ने की कोशिश किया, जिसमें कि उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। फायर झोंकने के बाद पुलिस ने भी फायर झोंका, जिसमें हंसराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अमेठी में ये मुठभेड़ हुई है, 25,000 का एक इनामी बदमाश जिसके साथ मुठभेड़ हुई, या फिर वो गिरफ्तार कर लिया गया है। हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो हापुड़ से बड़ी खबर, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तस्करों से 2 तमंचे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान हुई दोनों तस्करों की गिरफ्तारी हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने यह बरामदगी की है। तो 1 किलो 600 ग्राम यहाँ पर गांजा बरामद किया गया है। 2 तस्कर यहाँ पर पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान ये दोनों तस्कर पकड़े गए हैं। दोनों के पास से 2 तमंचे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित चौधरी जुड़े हुए हैं। मोहित, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ उनके पास से बरामद किया गया है और साथ ही क्या जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ में? जी देखिए, आपको बता दें, हापुड़ एसपी के आदेश पर पुलिस जो है लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस को चेकिंग के दौरान ये 2 बाइक सवार युवक मिले, जिनके पास से पुलिस को 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और इन लोगों से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। ये लोग आज गांजे की तस्करी आसपास के जनपदों में सप्लाई करके मोटी रकम को कमाया करते थे और जो आरोपी हैं इनके खिलाफ करीब 1 दर्जन से ज्यादा अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और फिलहाल पुलिस जो है इनकी सुबह कर इसी में लगी हुई है कि ये लोग कहां तक इस गांजे की तस्करी करते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद मोहित। तो 2 तस्कर पकड़े गए हैं, जिनके पास से तमंचे और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आज एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 और 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि हमारी सेना इसका पूरी तरह पालन करती है, लेकिन चीन की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कंगला का और पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर हालात तनावपूर्ण हैं। चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी सेना इस चुनौती का सफलता से सामना करेगी और इसके लिए हमें उन पर गर्व है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील परिचालन मुद्दे शामिल हैं, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने सूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है
उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 या 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी में 3,24,000 के पार कोरोना के केस पहुंच गए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,24,038 हो गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6895 नए केस सामने आए हैं और वहीं यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो वो 67,335 पर पहुंच गए हैं। यूपी में अब तक 2,52,097 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 4,606 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। तो यूपी में बीते दिन 1,48,118 सैंपल्स की जांच की गई। यूपी में कुल टेस्टिंग्स की अगर संख्या देखी जाए तो वो 77,84,281 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि यूपी ऐसा प्रदेश है जो कि देश में सबसे आगे है टेस्टिंग करने के मामले में और अब ये संख्या 77,84,281 पर है और यूपी में बीते दिन जो टेस्ट किए गए उसकी संख्या 1,48,118 है। तो लगातार कोरोना संक्रमण जिस हिसाब से बढ़ रहा है उतना ही अच्छा रिकवरी रेट भी है और एक्टिव मरीजों की अगर बात करें यहाँ पर तो वो 67,335 हैं और ठीक हुए मरीजों को अगर हम देखें तो 2,52,097 ये संख्या है जो कि कोरोना को मात देकर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो आईसीएमआर को कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान आया है। देश में 3 वैक्सीन ट्रायल स्टेज में। आईसीएमआर ने कहा कि देश में इस वक्त 3 वैक्सीन है जो कि ट्रायल स्टेज में है। कैडिला और भारत बायोटेक ने पहला फेज पूरा भी कर लिया है। तो आईसीएमआर का बड़ा बयान, इस वक्त देश में 3 वैक्सीन है जो कि ट्रायल स्टेज में चल रही हैं और कैडिला और भारत बायोटेक ने पहला फेज पूरा भी कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसीएमआर ने बयान दिया है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। उनका कहना है कि इस वक्त तो देश में 3 वैक्सीन है जिन पर काम हो रहा है और तीनों ही ट्रायल स्टेज में है। वहीं कैडिला और भारत बायोटेक तीनों में सबसे आगे है। ये वो वैक्सीन है जिन्होंने पहला स्टेज यानी कि पहला फेज पूरा भी कर लिया है और अगर टाइम से यानी कि वक्त रहते ये वैक्सीन बन जाती है तो जल्द ही भारतवासियों के हाथों में वैक्सीन होगा और कोरोना से निपटा जा सकेगा। तो लगातार काम हो रहा है। 3 वैक्सीन है देश में जिन पर काम हो रहा है और साथ ही 2 वैक्सीन ऐसी हैं कैडिला और भारत बायोटेक जिनका फर्स्ट फेज पूरा भी हो चुका है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। योगी राज में यूपी में गूंजा जय शिवाजी। यूपी में शहर स्टेशन के बाद अब बदलेगा म्यूजियम का नाम। योगी सरकार ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। अब मुगल नहीं छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा म्यूजियम। मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाएगा। सीएम योगी ने आगरा मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिया है। नए यूपी में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई भी स्थान नहीं होगा। हमारे हीरो मुगल नहीं बल्कि शिवाजी हैं। तो मुगल म्यूजियम है जिसका नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाएगा। आगरा मंडल के साथ ये समीक्षा बैठक की जा रही थी जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया कि जो ये निर्माणाधीन म्यूजियम है मुगल म्यूजियम जिसका नाम है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गुलामी की प्रतीकता जिस भी चिन्ह से होती है उसकी नए यूपी में कोई भी जगह नहीं है। इसी वजह से अब नाम बदलकर मुगल म्यूजियम की जगह यहाँ पर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम नाम रख दिया गया है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर शिवाजी आगरा कब आए थे। 16 मार्च 1666 को आगरा आए थे छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी अपने बड़े पुत्र संभाजी के साथ आगरा आए थे। इतिहासकारों का दावा मुगल बादशाह औरंगजेब ने नहीं दिया था उचित सम्मान। उचित सम्मान नहीं मिलने पर शिवाजी ने मनसबदार का पद ठुकरा दिया था। आगरा प्रवास के दौरान राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के आवास पर रुके थे शिवाजी। औरंगजेब ने राम सिंह से कहा था कि वो अपने साथ शिवाजी को लेकर आगरा किला में ले आए।
कहा जाता है कि शिवाजी ने औरंगजेब के प्रस्ताव को नकार दिया था। इस पर औरंगजेब ने शिवाजी को राम सिंह के महल में ही कैद कर लिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी आगरा किले में कैद भी रहे। अभिलेखों के अनुसार शिवाजी ने जेल में बीमार होने का बहाना बनाया। वो फलों की टोकरियां दान में भेजने लगे। 13 अगस्त 1666 को वो फल की एक टोकरी में बैठकर गायब हो गए। औरंगजेब हाथ मलता रह गया। कोठरी में शिवाजी के स्थान पर उनका चचेरा भाई हीरोजी चादर ओढ़कर लेटा रहा। इससे सुरक्षा प्रहरी भ्रम में रहे। कहा जाता है कि यमुना में नाव में बैठकर शिवाजी ताजगंज शमशान घाट स्थित मंदिर की ओर आए। अब यहां भी कुछ दिन छिपकर रहे। स्टेशन रोड स्थित महादेव मंदिर में भी रुकने की किंवदंती है। वो साधु संतों की टोली में बैठकर मथुरा की ओर रवाना हो गए। तो कुछ ऐसा इतिहास था छत्रपति शिवाजी का। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बागपत में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में बवाल हुआ। दोनों पक्षों में कई राउंड फायरिंग हुई, पथराव हुआ। फायरिंग और पथराव में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। कई लोगों की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। कोतवाली बागपत के पुराना कस्बा की ये वारदात है, जहां दो पक्षों में यहां पर पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई। और आपको बता दें कि ये पथराव और फायरिंग इसलिए हुई क्योंकि पैसों के लेन देन को लेकर बवाल था और इसी वजह से ये पथराव हुआ और फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस पूरे ही बवाल में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कोतवाली बागपत के पुराना कस्बा की ये पूरी वारदात है, जहां दो पक्षों में बवाल हो गया पैसों के लेन देन को लेकर। और ये बवाल इतना बढ़ गया कि फायरिंग हुई, पथराव हुआ, मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। और वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, जिसकी वजह से ये मामला और बड़ा ना हो जाए। हालांकि दोनों पक्षों में बवाल होने के बाद कई लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज भी चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। कल जो है पैसे को लेन देन लेकर के जो है कल भी इनमें झगड़ा हुआ था और कल मुकदमा लिखा गया था। आज जो है फिर जो है इनमें आज सुबह ही उसी झगड़े को लेकर के दोबारा जो है आपस में पत्थरबाजी की गई यहाँ और मौके पर फोर्स पहुंचा है और इनकी अरेस्टिंग जारी है। हाँ, ये कल जो है पैसे को लेन देन खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विकास शर्मा जुड़े हुए हैं। विकास, दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ है, यहां तक कि ये बवाल इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक पहुंच गई, ईंट पत्थर तक पहुंच गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। वजह क्या रही, मेन मुख्य वजह क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया? जी, हम बताना चाहते हैं कि बागपत कोतवाली क्षेत्र पुराना कस्बे का मामला है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो एक ही समुदाय के दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था। 3,40,000 रुपए के लेने के तगादे पर यह झगड़ा था। एक पक्ष ने जब अपना तगादा किया तो दूसरे पक्ष ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें पथराव और गोलियां चली, जिसमें कम से कम दर्जन लोग घायल हुए हैं और जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी, और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? लगभग कितने लोग घायल हुए हैं इस पथराव में, इस पूरे बवाल में? माना जाए तो देखा जाए लगभग कम से कम 12 लोग इसमें घायल हुए हैं और लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पे पीएससी और बागपत की पुलिस की फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? ये बवाल इतना बढ़ कैसे गया? जी, जिस तरह से हमारी बात हुई थी, देर रात्रि ये झगड़ा हुआ था, जिनमें बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन मुकदमा आज सुबह भी निकल पे फिर इस मामले का बवाल हुआ और यहाँ पर पथराव हुआ। पुलिस कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद विकास। तो फायरिंग और पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए, हालांकि गंभीर रूप से घायल हुए, उनका इलाज भी चल रहा है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।